आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। जब हमें सेहत से जुड़ी कोई भी परेशानी होती है तो हम फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ठीक इसी तरह हमारा दिमाग, हमारा मन भी कभी बीमार हो सकता है। डिप्रेशन, टेंशन, किसी बात को सोच सोच कर परेशान होना, लगातार कुछ सोचते रहना, उदास रहना, ये सभी बताते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ दुरुस्त नहीं है। तो आज बात करेंगे मेंटल हेल्थ की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर राधिका श्रीवास्तव। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066934847, 012066934869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जैसे डॉक्टर राधिका, मैंने कहा कि आज बात करेंगे मेंटल हेल्थ की, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि जब हम मेंटल हेल्थ कहते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, आखिर ये जो मेंटल हेल्थ है वो क्या है? तो तरन्नुम जी, हमें अगर मेंटल हेल्थ समझना है तो उसके लिए पहले जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसकी डेफिनेशन को समझना होगा। वो हेल्थ के बारे में क्या कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल वेलबींग। तो ये सारे पैरामीटर्स को की बड़ी ज़रूरत होती है हमें स्वस्थ रखने के लिए। और मेंटल हेल्थ अगर हम कहें तो एक बहुत ही अहम भूमिका है उसकी, क्योंकि अगर हम दिमागी तौर से स्वस्थ नहीं होंगे, अगर हम वेलबींग महसूस नहीं करेंगे, हमारा मन किसी काम में ना लगे या हम अपने डिसीजंस ठीक से ना ले पाएँ, तो कहीं ना कहीं वो हमारी फिज़िकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। जी, जो भी आपने अभी बताया मेंटल हेल्थ के बारे में, आमतौर पे बात करें तो ये जो मेंटल हेल्थ है ये ख़राब क्यों होती है, किन वजहों से होती है? तो आज की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, जिन माहौल में हम लोग हैं, या जो हमारे वर्क प्रेशर्स हैं, या फैमिली में भी अगर देखें, जो पहले एक जॉइंट फैमिलीज़ का सपोर्टिव माहौल था वो भी कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं हर कोई अकेला महसूस कर रहा है जी। और ये जो अकेलापन है या परेशानियों से अकेले रहने का और जो मन ना लगने की आदत सी बनती जा रही है, उस वजह से स्ट्रेस बिल्डअप होता है। तो जब हम अकेले उन चीज़ों से जूझते हैं, हमारे आसपास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मतलब मैं ये कहूँगी कि इंडियन सिस्टम तो इस समय दोहरी मार पे है। एक तरफ तो हम वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में अभी वो चीज़ें बिल्ड इन नहीं है। हमारे यहाँ काउंसलर्स, हमारे यहाँ 1 मिलियन के ऊपर एक साइकेट्रिस्ट है। जी। तो इतनी जो ज़रूरत है वो हम डिमांड हेल्थ सिस्टम पूरी नहीं कर पा रहा। ऑन द अदर हैंड, पहले हमारे यहाँ फैमिलीज़ में ही इतना काउंसलिंग आपस में होता था। जॉइंट फैमिलीज़ में अगर किसी बच्चे को परेशानी है तो घर में बुज़ुर्ग होते थे जो गाइड कर देते थे। अब वो भी मिसिंग है। तो दोनों तरह से जब परेशान होके कोई भी बहुत लंबे समय तक जूझता है तो उसकी शरीर पर असर पड़ता है, उसके दिमाग पे असर पड़ता है, और वही चीज़ आगे चल के बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। जैसे आपने बताया, इन सभी चीज़ों का एक जो असर होता है वो हमारे दिमाग पर होता है। लेकिन दिन भर में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हम पहचानेंगे कैसे कि किसी को मेंटल प्रॉब्लम है या किसी की मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन में है या बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ये कैसे पता करेंगे? तो आप खुद ही, मतलब अगर दिन भर का अपना रूटीन देखिए, आप जिन भी लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से मिलके आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है जी। कुछ लोगों से आप लगता है कि कुछ परेशान हैं। तो जो इंसान किसी इस तरह की परेशानी से गुजर रहा होता है, उसके धीरे धीरे लक्षण दिखने लगते हैं। छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाना, रिएक्ट करना, और कुछ नहीं तो शांत हो गया। जो पहले बड़ा हंसमुख बोलने वाला, सबसे सोशली इंटरैक्ट करने वाला इंसान होता है, वो अचानक से विड्रॉ हो गया है, लोगों से उसने मिलना जुलना छोड़ दिया, उसके खाने पीने में फ़र्क आ गया, उसके बिहेवियर में वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, पूरे टाइम दुखी रहता है। तो ये चीज़ें, इस तरह के साइन सिम्टम्स होते हैं जिन्हें इजीली आप इग्नोर नहीं कर सकते, और शायद आप इनको शुरुआत में ही एड्रेस कर दें तो बड़ी बीमारी ना बने।
जी, जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में भी कहा कि हमें हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू होता है या हम कुछ भी बीमार होते हैं, कुछ भी थोड़ा सा हो जाता है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह की हमें कोई भी प्रॉब्लम है, हम डिप्रेशन में हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर टेंशन में है, तो हम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, क्योंकि बहुत समय से एक इस तरह का माहौल या स्टिग्मा बना हुआ है, स्पेशली हमारे इंडियन सोसाइटी में, कि इस तरह की बात अगर पता चलती है कि सो एंड सो पर्सन इज़ सफरिंग, खास करके कि अगर वो कोई लड़की है, उसको इस तरह के डिप्रेशन या कोई समस्या हो गई, तो हो सकता है उसकी शादी ना हो पाए, या उसके घर के लोगों को पता चले, या दूसरे लोगों को तो उसका मजाक बने, या उसको अलग तरीके से स्टिग्मेटाइज किया जाए, तो वो सब उसको छुपाते हैं। या खुद जिसको ये परेशानी हो रही होती है, कुछ समय तक तो वही डिनायल मोड में रहते हैं कि शायद मुझे ये परेशानी नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, आई एम स्टिल स्ट्रांग इनफ टू डील विद इट। लेकिन बात यह है कि जब ये परेशानियां हो रही होती हैं तो सिर्फ आपके बिहेवियरल में नहीं, ये केमिकल लेवल पे भी, ब्रेन में केमिकल्स भी ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, जिनका बैलेंस गड़बड़ हो रहा होता है। तो आपको उस वक्त या तो थेरेपिस्ट को या काउंसलर को मिलना है या किसी साइकेट्रिस्ट से हेल्प लेनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकता है आपको मेडिकेशन की भी ज़रूरत हो। जी, जैसे आपने बताया कि ब्रेन में केमिकल लेवल जो है उसमें भी बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तो इस चीज़ को बैलेंस किस तरह से करें? और लोगों की जो एक सोच आपने बताई कि सोचते हैं कि अगर किसी को डिप्रेशन है या टेंशन है, डॉक्टर के पास जाएगा तो एक गलत मैसेज जाएगा, या लोग सोचेंगे इसको मेंटली कोई प्रॉब्लम है, मेंटल है एक तरह से। तो इस चीज़ को हमें कैसे बदलना होगा, कैसे लोगों को अवेयर करना होगा कि वो इस चीज़ को एक बीमारी की तरह लें, और ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो घर से बाहर निकलें, किसी से बात करें, डॉक्टर से बात करें, अपनी काउंसलिंग करवाएं? जी, तो केमिकल्स, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जिनको हम सेरोटोनिन्स कहते हैं, और उनका काम है कि हमें खुश रखना। तो जिसको भी इस चीज़ की जानकारी है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, या लोग कहते हैं हम डांस करते हैं, या हम बहुत तेज़ चलते हैं, या तो हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। तो एक्सरसाइजेस करने से ये हार्मोन्स का बढ़ावा होता है, तो बढ़ते हैं वो। तो हम उन लोगों को जिनको लगता है कि हम थोड़ा सा आजकल लो महसूस कर रहे हैं, उनको कहते हैं कि आप हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए, आप थोड़ा वॉक पे जाइए, बाहर सबसे मिलिए जुलिए, क्योंकि ये चीज़ें कुछ हद तक इस तरह से मैनेज की जा सकती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, ये 2 हफ्ते से ज़्यादा या 1 महीना हो गया ये परेशानी बनी हुई है, तो आपको ज़रूर सहायता लेनी है। चाहे आप शुरुआत में काउंसलर पे जाएं, चाहे डॉक्टर के पास जाएं, और कुछ नहीं तो आपके अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं आप उससे ज़रूर जिक्र करें। स्टिग्मा देखिए हम ही लोग बनाते हैं जी। कहीं ना कहीं हमारी सोच में ही फ़र्क आने की ज़रूरत है कि ये भी आम बीमारी है, वायरल होता है तब हम खांसी ज़ुकाम की दवा लेने भी जाते हैं। आज किसी भी वजह से मेरे ब्रेन में अगर केमिकल्स का डिसबैलेंस हुआ है, या मैं कई सारी चीज़ों से बहुत समय से स्ट्रेसफुल था या परेशानी से गुजर रहा था, और आज मुझे लग रहा है नहीं, आई एम नॉट एबल टू कोप अप, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करें। आप जाइए, मदद लीजिए, और ये सारी चीज़ें इरिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल है। दवा लेंगे आप नॉर्मल हो जाएंगे। लोग कहते हैं डिप्रेशन ठीक नहीं होता, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आप इलाज लीजिए, वो रिवर्सिबल है। जी, अगर जैसे ये जो मेंटल हेल्थ है इसमें हम परसेंटेज की बात करें, क्योंकि देखें अगर उस तरह से तो सभी लोग एक से दिखाई देते हैं, कुछ पता नहीं चलता है कि किसको इस तरह की प्रॉब्लम है और किसको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो 1% की बात करें तो वो कितना परसेंट है जिन लोगों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है? तो ये मुझे थोड़ा सा कहते हुए दुख हो रहा है कि हमारी जो अभी रिपोर्ट आई है WHO की, जिसमें हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया का, और हम एक डिप्रेसिव कंट्री में काउंट हो रहे हैं। और डिप्रेसिव कंट्री का मतलब है कि यहाँ के लोग अब खुश नहीं रहते, या उनके बिहेवियर में इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, और वो आंकड़े भी बताते हैं। जैसे 2015 में 4.5% ऑफ पीपल वर सफरिंग विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, और वही आज 6.5 हो गया है। तो इतनी रैपिड इंक्रीज हो रहा है नंबर कि अगर हम समय रहते इसको नहीं एड्रेस करेंगे तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगी। दूसरी बात, अगर हम ये देखें कि क्या सिर्फ बच्चे या अडल्ट या फीमेल या मेल
तो हर कोई इस चीज़ से सफ़र कर रहा है जी। और फीमेल्स का कहें तो उनका बिकॉज ऑफ हार्मोन्स ऑलमोस्ट डबल परसेंटेज है इस तरह के डिसऑर्डर्स। यानी इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो फीमेल्स में देखने के लिए ज़्यादा मिल आती रही है। इसकी क्या वजह है? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो उनका अपना बायोलॉजिकल फैक्टर है कि हार्मोन्स उनके थ्रू आउट लाइफ में चेंज होता है। दूसरा सोशल फैक्टर्स हैं, जिस तरह का हमारा माहौल होता है उसमें मेल तो चलिए कभी ना कभी परेशानी हुई तो डॉक्टर पे चले जाते हैं, फीमेल टेक्स लॉन्गर टाइम। उनको डॉक्टर तक जाने में बहुत वक्त लगता है। पहले तो वो सोच ही नहीं पाते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं अच्छा रो रहे हैं, दुखी हैं तो कोई वजह होगी, उनको बीमारी तो नज़र ही नहीं आती है जी। तो डायग्नोसिस में बहुत देर हो जाती है। एक ये फैक्टर होता है। लेकिन शायद ये अवेयरनेस बढ़ने से अब धीरे धीरे वो अपनी कुछ नहीं तो गायनेकोलॉजिस्ट से या उससे जिक्र करने लग गए हैं, तो अब इसका निवारण शुरू हो गया है। जी, जैसे आपने बताया कि फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हम देख रहे हैं, तो उनमें भी अगर हम कैटेगराइज करें तो जो ऑफिस जा रही हैं उन्हें ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, या जो फीमेल्स घर पे हैं, घर संभाल रही हैं, उन्हें ये ज़्यादा प्रॉब्लम है? तो तरन्नुम, मैं ये भी सोच के मुझे ताज्जुब होता है क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम जब एक ट्रेंड आया था कि वर्किंग वुमेन मतलब महिलाएं काम के लिए बाहर निकली थी, तो एक फैक्टर था कि वी आर कमिंग आउट ऑफ द हाउस फॉर हैप्पीनेस। लेकिन आज ये है कि जो घर में महिला है वो भी परेशान है और जो काम कर रही है वो भी परेशान है, क्योंकि दोनों जगह एक जो वर्क प्लेस पे है उसे वर्क लाइफ बैलेंस स्ट्राइक करना है और वो बैलेंस स्ट्राइक नहीं कर पा रही है, और जो घर में है उसको कहीं ना कहीं वर्थलेसनेस, होपलेसनेस कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मेरे बच्चे मुझे टाइम नहीं देते, मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते। तो दोनों ही महिलाएं कहीं ना कहीं परेशान हैं और दोनों के ही स्ट्रेस हैं, दोनों ही डिप्रेस्ड हैं। जी, तो अगर इसके इलाज की बात करें तो इलाज इसका आप लोग किस तरह से करते हैं? इस तरह का कोई मरीज़ आपके पास आता है तो क्या कोई थेरेपी होती है, कुछ मेडिसिन्स होती हैं, या फिर ज़िंदगी में खुश रहने की एक जो की होती है आप लोग वो देते हैं? तो आप सोचिए, मैं बीइंग मेडिकल प्रैक्टिशनर, शुरुआत मैंने क्लिनिक से ही की थी और पिछले 20 साल से मैं प्रैक्टिस करने के दौरान जब ये देखा कि सिर्फ दवाइयों से पेशेंट ठीक नहीं हो सकते, उसके साथ साथ उनको काउंसलिंग, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनमें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनको बीमारी से ज़्यादा वो दिमागी तौर से परेशान हैं, तो हमने अपना एक काउंसलिंग सेंटर अब शुरू किया है पिछले 5 साल से। तो कोशिश हमारी ये होती है कि सिर्फ काउंसलिंग से अगर हम उनको खुश कर सकें और वो अच्छे से अपना जीवन निकाल सकें। लेकिन कुछ महिलाएं या कुछ इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जो उस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं कि वो बीमारियां उनकी काफ़ी बढ़ चुकी हैं। अच्छा। जहां हम सिर्फ काउंसलिंग से नहीं कर सकते, तो उनको हमें कुछ मेडिसिन देने हैं, जिसे हम हैप्पी पिल भी कह सकते हैं आप, एंटी डिप्रेसेंट्स। तो जब वो दवाइयाँ शुरू करते हैं तो वो थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं। तो ये मेडिसिन्स जो है ये इस तरह के केस में कितना काम करती हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं तभी काम करेंगी जो पेशेंट है वो अंदर से खुश होगा और ये सोचेगा कि मुझे ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें पीछे छोड़ना है, खुश रहना है ज़िंदगी में बेसिकली। हाँ जी, तो सेल्फ मोटिवेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से हम सिर्फ दवाइयों का नहीं मानते हैं रोल, उसमें काउंसलिंग तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई इसी तरह की परेशानी से गुजर रहा है तो उसको दोनों ही चीज़ों का सपोर्ट चाहिए। शुरुआती तौर पे आप उसे जितना वक्त दे सकें, और उसकी फैमिली का सपोर्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो काउंसलर, आप थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास सेशन लीजिए। शुरुआत में 1, 2, 3 सेटिंग में आपको हो सकता है आप पूरी तरह से खुल के बात ना कर पाएँ। धीरे धीरे, क्योंकि वो लोग न्यूट्रल होते हैं, वो आपकी फैमिली के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप खुल के सारी बात कर सकते हैं, आप अपनी सारी परेशानियां शेयर कर सकते हैं। और जब आपको लगने लगता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, रेपो बिल्डिंग हो जाती है, तो दवाइयाँ भी फिर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जी, जैसे आपने बीच में बताया कि ये प्रॉब्लम फीमेल्स में ज़्यादा है, उन्हें भी है जो ऑफिस जा रही हैं, उन्हें भी है जो घर पे है, घर संभाल रही हैं। तो जो घर पे है उन्हें तो काउंसलिंग के लिए हॉस्पिटल्स तक, डॉक्टर्स तक आना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग ऑफिसेज में काम कर रहे हैं और उन्हें ये भी नहीं पता है कि उन्हें इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो क्या ऑफिसेज को इस तरह की शुरुआत करनी चाहिए कि कुछ
एक काउंसलिंग सेंटर बनाएं या बीच बीच में इस तरह के कैंप्स लगवाते रहें, उससे फ़ायदा होगा? हाँ जी, ये मेरा नेक्स्ट इनिशिएटिव भी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अधिकतर कंपनीज का CSR एक्टिविटी होती है जिसमें वो हेल्थ चेकअप्स, हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, लेकिन हमेशा वो फिजिकल लेवल पे ही काम होता है। उसमें आप उनका डायबिटीज़ चेकअप होता है, हाइपरटेंशन होता है, ये आप जनरल चेकअप्स करवाते हैं। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत कम कंपनीज हैं जो ध्यान देती हैं, जबकि अभी जो आंकड़ा हमारे सामने आया है WHO का कि 40 to 50% ऑफ द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ आर सफरिंग विद डिप्रेशन। अच्छा। तो अगर आप सोचिए किसी भी जगह पर काम करने वाली आधी पॉपुलेशन को ये परेशानी है तो ये कितनी बड़ी समस्या है। तो कोशिश करना चाहिए, अगर एवरीडे बेसिस पे भी ना सही, मंथ या में 2 बार एक काउंसलर आके उनके यहाँ काउंसलिंग सेशंस ले। किसी को कुछ परेशानी शुरुआती तौर पे डेवलप हो रही है, वो जाके बात करें। उससे एक तो काम करने वाले की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनके एब्सेंटिज्म जो वो छुट्टियां लेते होंगे परेशानियों की वजह से वो कम होगा। दूसरा, आपके यहाँ जो माहौल होगा वर्क प्लेस पे बहुत हैप्पी और हेल्दी होगा। जी, और भी बातें करेंगे इससे जुड़ी हुई। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में, और आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पर। जैसे आपने कहा कि जो कॉरपोरेट में लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन में है एक रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन लोग क्यों डिप्रेशन में ज़्यादा है? वो एक अच्छी पोस्ट पर है, उनके पास अच्छी जॉब है, अच्छा कमा रहे हैं, गाड़ी है, घर है, घूमते भी हैं लोग आजकल बहुत ज़्यादा, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत जाते हैं, लेकिन डिप्रेशन फिर है किस चीज़ का आखिर? देखिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग की बहुत सारी नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स, और ये सब चीज़ें तो मटेरियलिस्टिक नीड्स जो अपनी जगह हैं, लेकिन एक जो पहले आप सोचिए शुरुआती तौर पे जब आप करियर बिल्डअप कर रहे होते हैं, जो एक बिलोंगिंगनेस टू द सोसाइटी, आप वापस घर आते थे, आपके पेरेंट्स हैं, आपके नेबर्स हैं, मिलना जुलना होता था, फेस्टिवल्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब जैसे जैसे आप सक्सेस की लैडर पे आगे बढ़ते हैं, या वर्क प्रेशर्स हैं जिनको आपको डेडलाइंस को मीट करना है, उन सब चीज़ों को आप छोड़ते जाते हैं। कहीं ना कहीं आपसी रिश्ते भी सफ़र करने लग जाते हैं, आपके पार्टनर भी अब वर्किंग हैं, बच्चे भी बिजी हैं, तो वो जो एक क्वालिटी टाइम मिलना था, जो एक दूसरे की समस्याएं सुलझानी थी, जो वो इंटीमेसी कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो आप एक तरह से बर्नआउट सिंड्रोम जो कहते हैं उस तरफ चलते जाते हैं। तो आप एक या तो इस तरह का हमारा सिस्टम में वो बिल्ड इन हो, जैसे लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी के लिए वर्क प्लेस पे ही जिम बना लिए, तो उसी तरीके से अगर उसका होता तो शायद ये परेशानी इतनी बड़ी ना होती। लेकिन इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुए, इस पे बात नहीं हुई, और स्ट्रेस है तो वो नॉर्मल तरीके से ले लेते हैं उसको कि स्ट्रेस तो होता ही है, तो वो धीरे धीरे एंजाइटी में कन्वर्ट होता है, एंजाइटी आगे बढ़ के पैनिक अटैक्स में कन्वर्ट हो जाती है, या कोई डिप्रेशन में चला जाता है, और वो बड़ी फाइन लाइन होती है उनके बीच में, पता ही नहीं चलता है। जी, जैसे आपने स्ट्रेस का जिक्र किया, तो हर कोई दिन भर में कभी ना कभी किसी को किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस हो ही जाता है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के होता है, फिर लोग इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? अगर आपके साथ कुछ हुआ भी है तो वो थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर आप उसके बारे में सोचिए और फिर नॉर्मल हो जाइए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? हम क्या ऐसा लगातार सोचने लगते हैं, क्या ऐसा हो जाता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं? तो वो एक देखिए, पहले जो वर्क आपका टाइम पीरियड होता था, उसके बाद कुछ समय के लिए आप रेस्ट करते थे, घर आके सोते थे, टाइम पे खाते थे, जो एक आपकी लाइफस्टाइल थी जो आपको नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी देती थी। तो अगर परेशानी हुई, आप घर जाके भूल गए, अपने दूसरे कामों में मन लगा लिया, बच्चों के साथ आप बैठे, बातचीत की, तो वो फिर आप उसको बहुत बड़ा इशू बना के उससे सफ़र नहीं करते थे। अभी क्या है, वो जो कूल ऑफ पीरियड, जो विंड ऑफ, मतलब आपको अपना एक टाइम जो अपने खुद के लिए लेना था, जिसमें आप वापस उन सब से कनेक्ट होके नॉर्मलाइज करते, वो मिसिंग है। अब आपको पूरे टाइम आप स्ट्रेस में हैं, चाहे आप घर के तरफ से देखिए तो बहुत सारी परेशानियां हैं, वर्क प्लेस पे भी परेशानियां हैं, तो आप लगातार एक उस वाले माहौल में रह रहे हैं,
तो हमारी बॉडी भी वैसे रिएक्ट करने लगती है। हमारी बॉडी में भी उस तरह के हार्मोन्स निकलने लगते हैं जो कि कोई अगर फाइट और फ्लाइट वाली स्टेट में होता है तो वो इसीलिए वेट आजकल बहुत लोगों का बढ़ भी रहा है, क्योंकि वो हार्मोन्स उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। जी, और भी बातें करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? क्या बोलते हैं सर, यहाँ नगर से बात कर रहे हैं। जी बताएं, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? ये प्रोग्राम वाला ना मैडम बात कर रहे हैं हेल्थ के बारे में, जी। जहनी तनाव के बारे में। ऐसा कुछ भी सोच से झटके आते तो क्यों आते, क्या क्या करना बोलते पूछना है। आप एक बार अपना सवाल दोहरा सकते हैं? आपका सवाल हम समझ नहीं पाए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हाँ। जी जी बताएं, क्या सवाल है आपका? आप पूछना क्या चाहती हैं? ये झटके क्यों आ रहे बोल के पूछना चाह रहे हैं। झटके, ऐसा झटका आ रहा, झटके आ रहे हैं? झटके आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ चक्कर इस तरह की बात कर रही हैं कि नहीं, शायद हो सकता है चक्कर आ रहे हो। हाँ, तो जो झटके आपको आते हैं लगातार आते हैं या बीच बीच में कभी आ रहे हैं? कुछ भी सोचते चाह रहे। किस वक्त? कुछ भी सोचते, अरे कैसा, अरे इतने पैसे बोलते, कुछ भी अगर ये सोचती हैं, ज्यादा सोचती हैं तो उस झटके आने लगते हैं। तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? नहीं दिखाई। अब यहाँ प्रोग्राम आ रहा ना, इन्होंने अभी तक किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया। ये नंबर में जी हाँ, तो देखिए कई बार होता है अगर हम बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो बॉडी तो रिएक्ट करती है। लेकिन इसके अलावा हो सकता है ब्लड प्रेशर या कोई और समस्या भी हो, तो आप एक बार जाके डॉक्टर से मिल लें, चेकअप कराएं। जी, यानी कि ये हो सकता है कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हो और उसकी वजह से जो ये झटकों की बात कर रही हैं वो हो सकता है। हाँ, कई बार क्या इस तरह से हमारी रिएक्ट करती हैं जी। या कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो आपने देखा होगा लगातार हाथ हिल रहे हैं उनके, या अच्छा, ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, क्योंकि आप एंजाइटी में हैं। अच्छा, तो वो आपकी बॉडी में नजर आने लगता है। कुछ लोग नेल बाइटिंग करने लगते हैं, मतलब लगातार नाखून ही खाते जाते हैं वो। तो वो कहीं ना कहीं नर्वस और एंजाइटी उनके अंदर डेवलप हो रही है। जी। अच्छा, कई बार डिप्रेशन के केसेस में इस तरह भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जो लोग चले जाते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये किन केसेस में होता है? देखिए, ये तो मतलब एक बहुत बड़ी नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसे प्रिवेंट किया जा सकता है। सुसाइड्स आर प्रिवेंटेबल, और उसका आंकड़ा ये है कि 371 पीपल पर डे कमिट सुसाइड, विच इज़ अ बिग नंबर। तो अगर आपको ये बहुत आसानी से, अगर आपको लग रहा है ये सिम्टम्स आ रहे हैं किसी में डिप्रेशन के, कि वो मिलना जुलना छोड़ दिया है या वो शांत हो गए हैं, बहुत पहले बोलते थे, अच्छा। दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं, और तो इन तरह के साइन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना होता है। दूसरा, इस टॉपिक को ज़्यादा समय तक मतलब ऐसा नहीं करना होता कि इस पर बात ना करें। लोग सोचते हैं अगर सुसाइड के बारे में बात करेंगे तो शायद कोई कर ना ले, बल्कि आपको अगर वो साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं किसी में तो आप जरूर खुल के बात करें कि आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं अपने आप को किसी तरह का हार्म पहुंचाने का। क्योंकि अगर जो सुसाइड करते हैं वो कोई अपरेंटली आपको दिखाता नहीं है कि वो सुसाइड कमिट करने वाला है जी, तो वो उसके बिहेवियर से आपको ऐसा नहीं लगना। इस पर और भी बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा ये सवाल है कि हम लोग यहाँ काउंसलिंग मेडिसिन सेंटर चलाते हैं जी, और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से आप मेंटल हेल्थ के बारे में जो है जिस तरह की कोशिशें कर रही है और नॉलेज दे रही है, तो हम भी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है ये दरियागंज इलाका है, तो हम यहाँ चाहते हैं कि इस तरह का कोई जो है प्रोग्राम हो और यहाँ पर लोगों को प्रोग्राम में जो है अवेयरनेस दी जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए। बिल्कुल। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि किस तरह से आपसे हम लोग कांटेक्ट करके और वो प्रोग्राम कर सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और बताएगी कि आप किस तरह से इस तरह के कैंप्स लगा सकते हैं। आपका हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लग रहा है कि हम जो बातें कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रही है और एक जो अवेयरनेस की कमी है कहीं ना कहीं वो पूरी हो रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं। और हमारे प्रोग्राम का जो एक मकसद है वो भी यही है। अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो कई बार ये भी देखा गया है कि जो डिप्रेशन है वो जेनेटिक भी होता है।
तो किस जी हाँ, हालांकि कुछ स्टडीज अभी इसको रूल आउट नहीं कर पाई हैं कि ये जेनेटिक है या नहीं, लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि अगर फैमिली में इस तरह का माहौल है जिसमें आप देखते हैं कि वो मदर भी डिप्रेस्ड है, उसकी डॉटर भी डिप्रेस्ड है, तो वो एक तरह का, क्योंकि इस तरह का उनके फैमिली कल्चर डेवलप हो गया है कि वो खुश रहना भूल चुके हैं, या कोई फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सपोज उनके फादर अल्कोहलिक हैं, अल्कोहलिज्म है, तो वो सब उसका शिकार होती है, पूरी फैमिली उसका शिकार होती है। तो ये जेनेटिक कहने की बजाय हम ये कह सकते हैं कि इट रन्स इन द फैमिली बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स जो आसपास होते हैं उनके। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, इनका भी सवाल सुनते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैं इकबाल भाई गुजरात से बोल रहा हूँ। जी, बताएं सवाल। हमारे भाई का एक लड़का है, 7 स्कूल में पढ़ता था, 7वीं में, और अभी डिप्रेशन में आ गया है वो। ना किसी से बात करता है, खाना पीना फुल खाता है और मोबाइल ही देखा करता है, और किसी से बच्चे से खेलना कुलना कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आपने किसी से बातचीत की, किसी काउंसलर, थेरेपिस्ट या डॉक्टर से इस बारे में? बात उसको भी दिखाया और वो जो बापू टापू होते हैं उनको भी दिखाया। हाँ जी, जो इल्म करते हैं वो। उनका क्या कहना है? उन्होंने कुछ दवा वगैरह शुरू की? वो पिलाओ, ये तावीज दिया, इसको ये करो, इसको ये करो, ऐसा सब बेसिकली इन्होंने किसी डॉक्टर से काउंसलिंग नहीं करवाई है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर से बात करना, उससे पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उस केस में आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है। एक्चुअली लोग ऐसा सोचते हैं कि बच्चों में ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, जबकि आज तो जिस तरह का माहौल है, जो वो बता रहे थे कि बच्चा मोबाइल लिए बैठा रहता है या उसने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और सोशल मीडिया का प्रेशर बच्चों के ऊपर आया है, मतलब ये बच्चों पे ही प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर बड़ों पे भी है। तो आज मैंने एक अपनी फेसबुक पे पिक्चर दी है और उसको लाइक्स नहीं मिले, ये इसी बात से ही लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप और हमको सोचना ऐसा लगता है कि ये टॉपिक नहीं है डिप्रेशन के, लेकिन जब हम इस तरह के केसेस देखते हैं तो एज यंग एज 5 ईयर ओल्ड तक भी बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए, हमने जैसे हमारे ग्रुप में ही सब एज के काउंसलर्स को इन्वॉल्व किया हुआ है। हमारे यहाँ कुछ काउंसलर स्कूल से अभी पास आउट हुए हैं, तो वो पीयर काउंसलिंग कर लेते हैं। तो एक बच्चा अगर किसी एल्डरली लेडी से बात करेगा तो उसको मदरली फीलिंग आती है, तो वो खुल के नहीं कह पाता, लेकिन यंग काउंसलर होते हैं तो वो पीयर वाली फीलिंग आती है, तो वो खुल के बता पाते हैं। तो उस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, और जब चीज़ें आपके सामने फैक्टर्स आ जाते हैं, देन यू कैन डील विद इट। जी, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव सोच से कैसे दूर रहें, बहुत शॉर्ट में। तो देखिए, ब्रेन की तो ट्रेनिंग होती है हर चीज़ की। आपने जिस चीज़ की आदत बना ली वैसा ही हो जाता है। तो एक्टिवली हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे ही आपको एक नेगेटिव थॉट आए, या क्योंकि नेगेटिव थॉट एक तरह से साइकिल की तरह से एक के बाद एक आते जाते हैं, तो आपको साइकिल को ब्रेक करना है। जैसे ही आपको पहला नेगेटिव थॉट आए, आपको डिस्ट्रैक्ट करना है और उसके ऊपर 3 पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं। अच्छा, जी, वहीं पर आप आगे उसको फतह मिल जाएगी। जी, डॉक्टर राधिका, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए। उम्मीद है वो आपकी बताई हुई इन बातों का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तरन्नुम। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब। गैस